नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना का जो अभी नया वेरिएंट आया उसके बारे में, और साथ ही साथ जीनोम अनुक्रमण क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे। दूसरा हम बात करेंगे अर्जेंटीना का ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार करना, क्यों इनकार कर रहा है। तीसरा है मुस्लिम लीग गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है, क्यों किया गया है, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूएपीए एक्ट। अंत में है चिकित्सीय लापरवाही को अपराध की श्रेणी से अब क्या किया जाएगा, बाहर रखा जाएगा, और किन शर्तों के अंतर्गत यह अपराध की श्रेणी में आएगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कोविड के जीनोम अनुक्रमण से। अभी हाल ही में दिल्ली में एक केस पाया गया, इसी के पश्चात जीनोम अनुक्रमण को प्रयोगशाला में भेजा गया इसके परीक्षण के लिए। ठीक है, केसेस कैसे आए हैं, ये JN.1 वेरिएंट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड संक्रमण की पुष्टि वाले नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए क्या किए हैं, प्रयोगशाला में भेजे हैं। उद्देश्य क्या है कि कोविड के JN.1 वेरिएंट के मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि कैसे ये लोगों को संक्रमित कर रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और किस प्रकार से लोगों के डीएनए पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिल्ली में अभी तक JN.1 वेरिएंट का एक मामला, जैसे कि मैंने आपको बताया, सामने निकल करके आया है। अब कैसे कैसे मामले आए हैं, क्या क्या चीजें हैं, चलिए समझते हैं। तो क्या है कोविड का JN.1 सब वेरिएंट, तो कोरोना का यह सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का क्या है, वंशज है, और इसको हम पिरोला भी कहते हैं। ठीक है, सितंबर में JN.1 वेरिएंट का पहला केस कहां मिला, हमें अमेरिका में मिला। इसके पश्चात 8 दिसंबर को कहां मिला है, ये केरल में मिला है। केरल में कहां पे, यानी कि भारत में पाया गया। इसके पश्चात 15 दिसंबर को चीन से 7 केस सामने निकल करके आते हैं, और इसके लक्षण क्या हैं, तो आपको बुखार होगा, थोड़ा सा सिर दर्द होगा, थोड़ी सी खांसी आएगी, और नाक बहना व गले में खराश, तो इसके ये लक्षण हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं जीनोम अनुक्रमण के बारे में थोड़ा सा, कि कैसे इसकी प्रयोगशाला में जांच की जाएगी और किन किन चीजों को इसमें देखा जाएगा। जीनोम किसी जीव के डीएनए का एक पूरा सेट होता है जो क्या करता है, उसके सभी जीन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के पूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करते हैं, और इसमें किसी जीव के डीएनए के भीतर न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि 4 क्षार मौजूद होते हैं। कौन कौन से, एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, इनके क्रम का इसमें क्या किया जाएगा, आकलन किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जीनोम अनुक्रमण के लाभ क्या होने वाले हैं, ये जो प्रयोगशाला में भेजा गया है। लाभ होगा इससे कि किसी जीव या वायरस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल को समझने में इससे सहायता मिलती है। साथ ही साथ इससे पता लगता है कि कोई वायरस लोगों को कैसे संक्रमित कर रहा है, कैसे उनकी बॉडी में इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, किसी बीमारी के उन जेनेटिक वेरिएंट के बारे में जानकारी मिलती है जो रोग का कारण बन सकते हैं, या फिर रोग के जोखिम को वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रोग के लक्षणों और उनके प्रकार को समझने में भी इससे सहायता हमें मिलती है, तो इसीलिए इस प्रकार के लाभ हमें मिल पाएंगे, और हम इस वेरिएंट से बच पाएंगे और समझ पाएंगे कि यह कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। आ जाते हैं दूसरी न्यूज पर। दूसरी न्यूज क्या है कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यदि आपको याद हो तो अभी हाल ही में इसे 6 देश ज्वाइन करने वाले थे, जिसमें से अर्जेंटीना एक था, लेकिन 2024 के आते अभी 2 दिन बाद 2024 आने वाला है, तो इसमें इनकी सदस्यता पूर्ण रूप से शामिल हो जाते, तो उससे पहले ही इन्होंने क्या है, अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। कारण यहाँ पर चीन है। अब चीन कारण कैसे है, चलो इसको भी समझेंगे। तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति, जिनका नाम है जेवियर मिलेई, इनने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। कारण यह है कि वो किसी भी कम्युनिस्ट देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं रखेंगे, और यहाँ पर कम्युनिस्ट देश कौन है, चाइना है। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, इससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हो रहे थे। तो इसमें शामिल हो रहे थे टोटल आपके 6 नए सदस्य। कौन थे, सबसे पहले अर्जेंटीना, दूसरा था इथोपिया, तीसरा था ईरान, चौथा था सऊदी अरब,
पांचवा था मिस्र और देन था फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो अब कितने देश शामिल होंगे? केवल 5 ही होंगे। ठीक है, अर्जेंटीना इससे बाहर हो गया है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इन सदस्यों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी। जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से पूर्णतः सदस्य बन जाते, प्रभावी हो जाती, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने अपना क्या है, माइंड चेंज कर लिया। चलिए आगे देख लेते हैं हम ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे तो वर्ष 2021 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर के ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। ठीक है, इसके बाद 2006 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन के विदेशी मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है, इसके पश्चात 2010 में क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो जाता है। और जैसे ही इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है तो क्योंकि इंग्लिश के वर्ड से आप देखोगे तो BRIC, और इसमें कौन शामिल हो गया, S, यानी कि साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये बन जाता है आपका ब्रिक्स। ठीक है, वर्ष 2009 में ब्रिक्स के नियमित शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कब से? 2009 से किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि मुस्लिम लीग जो संगठन था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कारण क्या है, संगठन कार्य क्या करता है, क्यों ऐसा किया गया है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट जो है इसको गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इस लीग के बारे में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मसरत आलम भट्ट इसके अध्यक्ष थे, और मसरत आलम जी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी अंतरिम अध्यक्ष था। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है, जेल में बंद हैं, क्योंकि इन पर आरोप थे कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का रहे थे और उनको पाकिस्तान में मिलने के लिए, पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर के बसने के लिए, कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है इसलिए उकसा रहे थे, और साथ ही साथ उनको आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल कर रहे थे, हथियार उनको प्रोवाइड करवा रहे थे, उनको एक तरीके से अपनी फौज खड़ी कर रहे थे, तो इसलिए इनको क्या है, बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन आया। MLJK.MA अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और पाकिस्तान में विलय करना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, इसी वजह से इसमें प्रतिबंधित देता है कि आप उससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, इन सब पर चोट पहुंचाएं, भारत के जो क्षेत्राधिकार है उसमें आप खलल पैदा करें। इन सारी चीजों में यदि आप लिप्त पाए जाते हो तो UAPA एक्ट के तहत आप गिरफ्तार किए जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति है कि ये गतिविधि गैर कानूनी घोषित कर सकती है यदि इससे संबंधित आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो। भारतीय एवं विदेशी दोनों प्रकार के नागरिकों पर इसके तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही इसके अंतर्गत आएंगे, या कोई विदेशी आकर के भारत में इस तरह का कार्य कर रहा है या फिर विदेशी भूमि पर इस तरह का कार्य कर रहा है जो कि भारत को इफेक्ट कर रहा है, दोनों में UAPA एक्ट लग सकता है। भारत तथा विदेशी भूमि पर होने वाले अपराध पर समान रूप से यह लागू है। ठीक है, जांच एजेंसी कौन है? तो गिरफ्तारी के अधिकतम 180 दिनों के अंदर चार्जशीट क्या करनी है? दाखिल करनी है, और अदालत को सूचित करने के बाद ये जो अवधि है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन 180 दिनों के भीतर चार्जशीट रेडी होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से जांच एजेंसी इसकी जांच करती है। ठीक है, UAPA के तहत मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 में इसमें संशोधन किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2004 संशोधन अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों को भी इसमें जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसके बाद पहले किसी एक व्यक्ति को पर UAPA एक्ट नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन अब ये एक सिंगल पर्सन भी है तो भी उस पर UAPA एक्ट लग सकता है। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019, तो इसके तहत क्या हुआ कि केंद्र सरकार किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है। ठीक है, अगर वह इनमें से कोई कार्य करता है, जैसे आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है,
या फिर आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा होगा, या फिर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहा होगा, तो वो क्या है, इसके तहत आराम से यूएपीए एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। आगे बात करते हैं, तो जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने का भी अधिकार है, यानी उसके पास जितनी भी संपत्ति होगी वो सरकार के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना लेकिन आवश्यक होगा, और यदि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के किसी अधिकारी द्वारा की गई है तो संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की मंजूरी आवश्यक होगी। ठीक, लास्ट न्यूज क्या है हमारी कि चिकित्सीय लापरवाही को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। अभी आपने देखा होगा कि कई बार क्या हो जाता था, यदि किसी पेशेंट की मौत हो जाती थी तो उसके जो भी घर वाले हैं वो उस डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कर देते थे कि इन्होंने लापरवाही करी है, इन्होंने सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया, इन्होंने इंजेक्शन टाइम पे नहीं दिया, इन्होंने दवाई कोई गलत दे दी, इसकी वजह से हमारे पेशेंट की क्या है, जान चली गई। ठीक है, उन पर एक मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था। लेकिन अभी क्या है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इसमें डॉक्टर्स को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है कि अब उन पर जो है कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। तो भारतीय न्याय संहिता में डॉक्टरों को अब किसी मरीज की मृत्यु होने पर कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों में आपराधिक अभियोजन से छूट दी गई है। और यहां पे एक वर्ड लिखा है कथित। कथित का अर्थ है कि सिर्फ उन्होंने कह दिया। अब कैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट की डेथ हो गई, वो बचने की हालत में नहीं था, डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वहां के जो पेशेंट के जो परिवार वाले हैं उनको लगता है कि इन्होंने अच्छे से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है। वो अपने ऐसे मन में बैठा करके बैठे हुए कि नहीं, अगर ये सही से प्रयास करते तो हमारा जो पेशेंट है वो बच जाता। तो सिर्फ क्योंकि उनकी मन की आशंका है और वो ऐसा सोच रहे हैं और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर के कह दिया और सिर्फ उनके कहने से उस पर क्या है, रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। तो अब ऐसा नहीं होगा, पहले अब जांच की जाएगी, कुछ नियम कायदे कानून है, इसी के अंतर्गत अब आप क्या कर सकते हो, उस पर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, वरना सिर्फ अब कथित तौर पर जाकर के उन पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। इसलिए यहां पे वर्ड जो यूज किया गया है कथित यूज किया गया है। ठीक है, तो कथित चिकित्सा लापरवाही के मामले में क्या आपने कह दिया, कई बार ऐसा होता है कि लोग खुन्नस निकालने के लिए कह देते जाकर के कि इस डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, तो यही हो गया वो कथित चिकित्सा मामला। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। हालांकि भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत, जैसे कि मैंने बताया कि अन्य धाराएं हैं, उसके तहत जांच होगी, यदि दोषी पाया जाता है तो डॉक्टर को 2 साल की कैद या जुर्माना जारी रहेगा, किया जा सकता है। कैद को आगे कंटिन्यू भी किया जा सकता है, जुर्माना भी दिया जाएगा, या फिर दोनों का ही प्रावधान होगा। ठीक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लंबे समय से तर्क दिया है कि चिकित्सा लापरवाही को अपराध नहीं माना जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि चिकित्सा लापरवाही को अपराध नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। ठीक है, कि हम एक जो डॉक्टर है वो एक पेशेंट की जान बचा सकता है, वो भगवान का एक रूप होता है जिसको हम बहुत ही सम्मान देते हैं। और वो अगर अपनी ड्यूटी से चूक रहा है, कहीं पर वो कमी कर रहा है या उससे गलती से भी भूल हो रही है, कई बार आप देखते हो कि यूटेंसिल्स किसी पेशेंट के पेट में रह जाते हैं, किसी की दाढ़ में रह जाते हैं, तो ये क्या है, लापरवाही है ना। इसके तहत, क्योंकि ये कथित नहीं है, ये सामने दिख रहा है, एक्सरे में आपको दिखाई देगा, अब आप इसके तहत जाकर के जुर्माना, मुकदमा जो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ डॉक्टर कि वो इस प्रकार की लापरवाही ना करें। अगर लापरवाही कर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन कैसे, एक जो पूरा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे आ जाते हैं। कई बार इसमें आप देखते हो कि बड़े बड़े क्लिनिक्स जो हैं वो तोड़फोड़ मचा दी जाती है, डॉक्टर्स को हार्म पहुंचाया जाता है, तो इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए शायद ये कार्य किए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं मेडिकल लापरवाही क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। चिकित्सा दिशा निर्देशों के मानकों के अनुसार कार्य करने में जो विफल हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं कि ये लापरवाही कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा कौन सी, 304A, जो कोई भी लापरवाही से या गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। ये आपकी क्या है, पुरानी धारा है, जिसमें यह बात कही गई है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या फिर जुर्माना, दोनों दिया जा सकता है। यहाँ पे 2 साल है।
ठीक है, इसे क्या है 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माना, दोनों ही इसमें शामिल होंगे। तो इसके तहत पहले ये था कि इस प्रकार से हो जाएगा और उन पर मुकदमा भी चल सकता था, लेकिन क्योंकि अब चेंजमेंट कर दिया गया है तो अब उसके अंतर्गत वो शामिल नहीं होते हैं। अंत में प्रश्न क्या है कि ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत और चीन ने मिलकर वर्ष 2009 में इसका गठन किया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वर्ष 2010 में ब्राजील भी इसमें शामिल हो गया था। और अंत में है भारत ने पहली बार वर्ष 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की। उपयुक्त कथनों में कितने कथन सही हैं आपसे पूछ रहा है। केवल 1, केवल 2, तीनों आपके सही हैं, सभी तीनों कथन, या कोई भी कथन आपका सही नहीं है। तो मुझे ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट देखती हूँ और पढ़ती भी हूँ, तो आंसर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।